हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस डेट 24 ऑफ अगस्त 2020। चैप्टर आज से यूनिट आज से स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्लास 8th, क्लास 10th, क्लास 12th मिला करके फिजिक्स का सबसे टेढ़ा मेढ़ा सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है मैग्नेटिक्स को। ये आज है इसका लेक्चर नंबर 1। तो इस चैप्टर में मेरा पर्सनल एडवाइस ये है बच्चों, इस चैप्टर को एंजॉय करने का ट्राई करना। इस चैप्टर को एंजॉय करने का ट्राई करना। एंजॉय अगर आप इस चैप्टर को नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। वी वर ट्राइंग कि ये चैप्टर हम लोग ऑफलाइन मोड में भी पढ़ते, बट अभी ऑफलाइन खुलने में कुछ दिन का और टाइम भी है, तो ऑनलाइन वाले भी क्लास चलते रहेगा, ऑफलाइन भी क्लास चलते रहेगा। बट चैप्टर को थोड़ा एंजॉय करके पढ़ना, नहीं तो ये चैप्टर आपको टफ लग सकता है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसको 5 अलग अलग हिस्से में तोड़ा गया है। आपका 5 अलग अलग हिस्से में हम लोगों को पढ़ना है। और आपके भैया दीदी लोग भी 12th वगैरह में कभी पढ़े होंगे, तो आपके सीनियर्स बताएंगे 12th फिजिक्स में मैग्नेटिक्स खत्म तो आपका सिलेबस खत्म, यही माना जाता है ना। जैसे 12th मैथ्स में कैलकुलस इंटीग्रेशन तक खत्म तो उसके बाद कहानी खत्म, उसी तरह से यहाँ पर भी है 12th फिजिक्स में ये चैप्टर खत्म तो आपका 8th क्लास 7th क्लास जो मेहनत चल रहा है फिजिक्स में वो खत्म। 5 हिस्से में पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट, मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें बहुत सारा अंदर का टॉपिक जो है 30% जो इस बार सीबीएसई ने काटा है, काट दिया है, तो वो तो बाद की बात है। मतलब ऐसे 5 टॉपिक पढ़ना है। हम लोग ऐसे 1 2 3 4 5 करके नहीं करेंगे, यही रहेगा हर बार थंबनेल में नाम यही रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और लेक्चर 1 2 करके इसमें भी 40-45 लेक्चर से चला ही जाएगा, तो उस तरह से देखना। चैप्टर अभी हम लोग शुरू करेंगे। चलो बच्चों, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो चैप्टर है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि पहली बार आप लोग ये जो चैप्टर है वो शायद 6th क्लास साइंस में पढ़े होंगे, और 12th साइंस तक जा रहा है ये चैप्टर। और आगे भविष्य में इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स ऑनर्स वगैरह करते हो तो भी आपके साथ साथ ही जाएगा। फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर है, मैग्नेटिक्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका इंट्रोडक्शन 6th-7th क्लास में पढ़ा था। अभी जो मैं इंट्रोडक्शन वगैरह का थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, उसको कॉपी में थ्योरी नहीं लिखना, जैसे जैसे डायग्राम बोर्ड पर आपको बनाया हुआ दिखेगा उतना ही भर अपने ट्यूशन कॉपी में, नोट्स कॉपी में लिख करके रखना और समझना है। वीडियो तो रहेगा यूट्यूब में, जब भी मन करेगा एक बार देख करके समझना। तो ये आप लोग 7th क्लास में पढ़े थे। ये आयरन का नेल है, एक आयरन का नेल है, और बगल में बहुत सारा छोटा आयरन का फिलिंग्स है। क्या आयरन का नेल में ये आयरन का फिलिंग्स चिपकेगा क्या? सिर्फ एक आयरन का नेल है, बगल में छोटा आयरन का फिलिंग्स है, चाहे निकेल का है चाहे कोबाल्ट का है, छोटा फिलिंग्स है, बगल में आयरन का नेल है, चिपकेगा क्या? तो आंसर है कि नहीं चिपकेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस आयरन नेल पर करंट पास कर देंगे, जैसे ही इस आयरन नेल पर करंट पास कर देंगे, जैसे ही इस आयरन नेल पर करंट पास कर देंगे, तो ये जो छोटा आयरन का फिलिंग्स है वो जाकर के उस आयरन के नेल पर चिपकने लगेगा। दोनों केस में किस चीज का अंतर हुआ? सिर्फ करंट का अंतर है। इस करंट को ऑन करने के वजह से ही कुछ मैग्नेटिक टाइप का कुछ बिहेवियर शो हुआ, जिसके वजह से आयरन जो जाकर के आयरन के नेल पर जाकर के चिपक गया। सिर्फ अंतर करंट का था, करंट के वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्लास 10th में और 8th में आपने पढ़ा हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट। दुनिया का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट में से है। न्यूटन साहब के ऊपर जो एप्पल गिरा था, जो कि आप लोग एक सिंपल साइंस स्टूडेंट बोलते हैं सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। आप लोग अपना इंग्लिश सुधारिए, वो एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, वो तो ऑब्जर्वेशन था। एक्सपेरिमेंट करके, एकदम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, रुदरफोर्ड का जो गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस का खोज करना वो एक अलग चीज होता है। उसी तरह से हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने फिजिक्स को अपसाइड डाउन चेंज कर दिया। फिजिक्स का सबसे कमाल का एक्सपेरिमेंट में से है। 8th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, फिर 12th में भी पढ़ना है। ऊपर से एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक तार लगाया हुआ है। ये AB जो है वो एक वायर है, और उसमें अगर करंट पास कर दें तो ये कैसा वायर हो जाएगा? ये करंट कैरिंग वायर हो जाएगा। और इसके बगल में
एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था जब हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड वाज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे पास हुआ, बगल का नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। और मैग्नेटिक नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करता है जब आसपास मैग्नेटिक बातें हो रही हो। मैग्नेट का नीडल खुद से जादू से तो डिफ्लेक्ट करेगा नहीं। मैग्नेट का बना हुआ नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर का जरूरत होगा, और यहां पर दूर दूर तक कोई मैग्नेट नजर नहीं आ रहा है जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे। इस एक्सपेरिमेंट से ही ओरिएस्टेड ने बताया, एम्पियर ने बताया, फैराडे ने बताया, और मैक्सवेल ने बताया, और बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने इसको कंफर्म किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, आप लोग अभी पिछला 2 चैप्टर से पढ़ रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इस इफेक्ट ऑफ करंट को ही हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट से बात मालूम चला। बाकी एम्पियर से लेकर के, फैराडे से लेकर के, गॉस से लेकर के, और जो भी आप लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का नाम सुने होंगे, बहुत सारे उस एरा के साइंटिस्ट लोगों ने, बायोट ने बताया, सेवर्ट ने बताया, मैक्सवेल ने बताया, हर्ट्ज ने बताया, many scientists at that time confirmed this concept कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। अब सवाल है इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो अगर 10th ठीक से पढ़े होंगे तो भी मालूम होगा, और नहीं तो अभी 12th में भी जान लो क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो करना के मतलब है वहां पर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आपने पढ़ा, फील्ड कभी भी फिजिकल क्वांटिटी हो नहीं सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को शो करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो वो स्केलर है कि वेक्टर, या आप इस एक्सपेरिमेंट से खुद ही घर पर पता लगा सकते हैं। तार में अगर 10th में भी पढ़े थे, तार में अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो इस नीडल का डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और जैसे ही तुम तार में से करंट बहने का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तब तुम देखोगे नीडल का जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी बढ़ा घटा सकते हैं, इसका डायरेक्शन भी बढ़ा घटा सकते हैं, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बढ़ा घटा सकते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और ये पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इस पूरे चैप्टर में मैग्नेट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। और क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर, तार का शेप हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि तार का अगर शेप चेंज कर दे, शेप चेंज करने का मतलब इस डायग्राम में स्ट्रेट है, कभी सर्कुलर कर देंगे, कभी सेमी सर्कुलर कर देंगे, कभी क्वार्टर सर्कुलर कर देंगे, कभी तार को बहुत बहुत बड़ा लंबा कर देंगे, 2 तार को साथ में रख देंगे। उन सारे केस में क्या होगा, उन सारे केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, पूरे चैप्टर में यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम सामने है, बस इस डायग्राम में जहां पर ये हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड बताए कि एक तार है उसके बगल में एक नीडल है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों शो कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तो सिर्फ अगर ये बात करें कि इस नीडल, ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन अगर फाइंड करने की बात चलेगी तो वहां पर हम लोग स्नो रूल का इस्तेमाल करेंगे। दिस रूल इज नोन एज स्नो रूल। इस रूल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, SNOW। ये सब ट्यूशन कॉपी में अलग से डिटेल्स में नहीं लिखना है स्नो रूल क्या होता है नहीं होता है। ये वीडियो तो रहेगा यूट्यूब में, सुन के एनालाइज करना। अब डेफिनेशन व्हाट इज स्नो रूल ये सब नहीं लिखवा जाएगा, आप लोग क्लास 12th में है। स्नो रूल को देख लो। स्नो रूल कहता है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है A से B, इसमें करंट ऐसे जा रहा है I,
बगल में एक निडल है, इस निडल का कहीं पर नॉर्थ पोल होगा, कहीं पर साउथ पोल होगा, ठीक है। तो स्नो रूल कहता है, स्नो रूल एस से साउथ है, एन से नॉर्थ है, ओ से ओवर है, डब्ल्यू से वेस्ट है। साउथ से नॉर्थ, ओवर टू वेस्ट रूल इसको बोला जाता है। कॉपी में व्हाट इज स्नो रूल नहीं पढ़ेंगे, बस सीखेंगे ये एक निडल है, निडल का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। करंट अगर ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, साउथ से नॉर्थ, अगर करंट उस निडल पर साउथ से नॉर्थ आए तो उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, वेस्ट के तरफ होगा। इसी रूल को हम लोग स्नो रूल कहते हैं। तो साउथ से नॉर्थ और इस नॉर्थ का वेस्ट इस तरफ होगा, इस नॉर्थ का वेस्ट इस तरफ होगा, इस नॉर्थ का वेस्ट इस तरफ होगा। इस तरह से ये जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हैंस क्रिस्टियन और वेस्टेड एक्सपेरिमेंट, आज के डेट में हम लोग स्नो रूल का इस्तेमाल वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे बहुत सारा काम है करने के लिए। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल 10th में पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और भी बहुत सारा रूल आप लोगों को इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देयर आर मेनी रूल्स जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बट सिर्फ इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं इस रूल को हम लोग स्नो रूल कहते हैं, साउथ से नॉर्थ ओवर टू वेस्ट। इसी को एम्पियर साहब ने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, इसको कहते हैं हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल। ये सब कॉपी में नहीं लिखना है, इसको कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। सिर्फ इस डायग्राम के लिए, अभी वाला जो डायग्राम है इसको कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसमें मान लो ये एक स्विमर है, ये एक स्विमर है, ये स्विमर का मुंह बहुत अजीब टाइप से बन गया है, बट ये एक स्विमर है मान लो, है ना। और जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ पानी का डायरेक्शन मान लो, पानी में भी तो वाटर करंट फ्लो होता है, तो पानी का डायरेक्शन मान लो कि कहां से कहां जा रहा है, लेग से उसके हेड के तरफ। जैसे इसमें साउथ से नॉर्थ था, तो इस बार स्विमर का लेग से हेड मान लो, साउथ से नॉर्थ की जगह स्विमर का लेग से हेड मान लो, और वो पानी में तैर रहा है और पानी के पास एक डायरेक्शन है, करंट फ्लो है ना, तो वो नहीं तैरेगा तो डूब जाएगा। तो तैरने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ चलाना पड़ेगा। तो जहां पर उसका बायां हाथ पहले बार आएगा, लेफ्ट हैंड, जहां पर उसका लेफ्ट हैंड पहली बार आएगा, इसको अगर निडल मान लो तो इस निडल का डिफ्लेक्शन इस तरह से ही होगा। स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल सेम चीज है, सिर्फ इस तरह के डायग्राम में काम करता है, जहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट हो, बगल में एक निडल रखा हुआ, उस निडल को डिफ्लेक्शन शो करने के लिए 10th में और 8th में ये सब रूल सिखाया जाता है, स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल। हमें 12th क्लास में और बहुत सारा रूल सीखना है, बट एकदम अगर सिंपल डायग्राम रहे तो हम लोग स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ये सब पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। इन सब का डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखना है, इन सबको बस कॉपी में प्लॉट करके रखो। देखो बच्चों, यहाँ से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट होता है। अभी कुछ बच्चों से बातें हो रही थी तो बच्चे बता रहे थे 10th का जो आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, फिर से आपके पास एक टाइम है, क्योंकि लेक्चर तो आप लोग देख ही रहे, एक ऑल्टरनेट डे पर आता है। आपके पास अभी भी मौका, आप लोग 10th क्लास में जहां भी, जैसे भी, जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो भारी दिक्कत होगा, है ना। एकदम 10th वाला क्लियर रखना जरूरी है। बाकी नाम से ही दिख रहा है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बायोट-सैवर्ट लॉ, लैपलेस लॉ, ये नाम आपने नहीं सुना है 10th में, यही से हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12th का स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। बेसिक लॉ के बारे में एक बार मैं और आप लोगों को समझा दूं। 9th क्लास में जब आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, 11th में भी पढ़े हैं, तो उसमें जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to r square, वो बेसिक लॉ है ग्रेविटेशन का, उसको कोई प्रूफ वगैरह नहीं करता, उसके मदद से हम लोग पूरा चैप्टर 9th का हो चाहे 11th का हो वो बिल्ड करते हैं। उसी तरह से 12th क्लास में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कूलम्बिक लॉ, कूलम्ब्स फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्स F is directly proportional to q1 q2 and F is inversely proportional to r square। प्रूफ नहीं, बेसिक है, वहीं से शुरू। उसी तरह से ये जो लॉ है ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ये दुनिया के दो महानतम साइंटिस्ट बायोट है, सेवर्ट है, और बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, एम्पियर का, उस समय जो लोग थे, हर्ट्ज का, मैक्सवेल का, गॉस का, और जो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का आपने नाम सुना होगा, उन सब का मिला जुला कंट्रीब्यूशन है, एक्सपेरिमेंटल है, बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। किस लिए इस्तेमाल होगा, तो अभी हमने पिछले 10 मिनट के वीडियो में बताया है कि हमें 12th क्लास में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर का समरी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर,
अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अभी थोड़ी देर पहले बताया गया मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन पता लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ स्नो रूल अभी पढ़े, एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़े और बहुत सारा रूल अभी पढ़ोगे, बट मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए आपको फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ेगा जो कि 10th में नहीं था। हमें मालूम है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बट कितना बनाता है ये हमें मालूम नहीं था। इसके लिए 12th क्लास का पहला लॉ, यही बेसिक लॉ है, इसके मदद से इसको लिखते रहोगे। इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये चैप्टर स्कूल में थोड़ा पढ़ रहे हो या फिर अपने से पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ो तो कॉमन सेंस है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब तार, तो तार तो अलग अलग शेप का हो सकता है। तार लंबा हो सकता है, तार सर्कल हो सकता है, तार सेमी सर्कुलर हो सकता है, तार क्वार्टर सर्कुलर हो सकता है। तार का अलग अलग शेप कर सकते हैं। तार बहुत बड़ा इनफाइनाइटली लंबा हो सकता है, तार बहुत मोटा हो सकता है, तार बहुत पतला हो सकता है, तार के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उस तार के वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हैंस क्रिस्टियन और यस्टेड एक्सपेरिमेंट या फिर हमें मालूम है बायोट-सैवर्ट लॉ से पता चलेगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में अगर एक पॉइंट है P, तो उस P पॉइंट पर आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना के लिए आपको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, एक फिजिकल फॉर्मूला नेचर का जरूरत पड़ेगा। उसके लिए जिस लॉ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ कहते हैं। इसको लैपलेस लॉ भी कहते हैं। लैपलेस वही है, क्लास 11 में इसमें बहुत लोगों ने मेरे पास ही पढ़ा था। लैपलेस करेक्शन हमने न्यूटन साहब का स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक में पढ़ा था। इससे पता चलता है दो साइंटिस्ट वर सो, क्या बोलते हो आप लोग इसको, वर्सेटाइल। लैपलेस का लॉ आपको साउंड थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ना है और लैपलेस का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ना है। सबसे बेसिक लॉ है, यहीं से चैप्टर शुरू है। इसमें क्यों क्या किस लिए नहीं, यहीं से शुरू है, यही बेसिक लॉ है। कहता क्या है उसको देख लो। मान लो ये जो XY है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है ये XY? कंसीडर दिस XY एज अ, कंसीडर नहीं है मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये मान लो कितना करंट कैरी कर रहा है, तो मान लो कि ये I करंट कैरी कर रहा है। कितना करंट कैरी कर रहा है ये I। XY एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना करंट कैरी कर रहा है ये I करंट कैरी कंडक्टर कर रहा है। अब देखो अभी हम लोगों को भी क्या मालूम चला कि ये जो तार है XY, इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पर P पर क्या बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग पहले नोट बना करके लिख लेंगे, इस चीज को नोट पे लिख लेंगे। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बट अभी हम लोग थोड़ा सा बस ऐसे लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे B से। किससे रिप्रेजेंट करना है हमें? B से। इसको रिप्रेजेंट करना है मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम लोग इसके बारे में बड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे बट अभी इंट्रोडक्टरी लॉ है तो आपको मालूम होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। और इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होगा टेस्ला। ये आप पहले से ही लिख करके रख लेंगे, इसका हमें थ्रू आउट काम करने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है टेस्ला और उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? उसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। अब बायोट-सैवर्ट लॉ को अच्छे से देख लो क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोगों में से कुछ लोग तो बस ऐसे रैंडम वीडियो देखते हैं, जो लोग रेगुलर देखते हैं, जो लोग 9th क्लास से ठीक से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है यही बेसिक लॉ है। जैसे यही बाई चांस अगर आप गड़बड़ समझे तो ये 2 महीने का क्लास आपका मेरा बर्बाद ही जाने वाला है। बेसिक है, इसी पर पूरा मैग्नेटिक्स जो है वो डिपेंड करेगा। यही गड़बड़ हो गया तो फिर आगे क्या प्रूफ करते हो, आगे क्या मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, यह I करंट को कैरी कर रहा है। ठीक है, P पॉइंट पर निकालना है। अब P पॉइंट, P इज अ पॉइंट और XY एक बहुत बड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो पूरे बड़े वाले करंट कैरिंग कंडक्टर पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते। इसका तरीका बताया गया है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लो, जैसे AB, पूरे तार का लेंथ होगा कुछ मान लो L, तो उस बस छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, उसका नाम ले लो DL। ये पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ अगर L है तो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, उसका लेंथ को ले लेंगे DL।
अब इस पूरे चैप्टर में ऐसे गोल घेर करके एक चीज जान लेना, करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों को 2 क्लास से मालूम है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट इस चैप्टर में अभी जितना भी आपने अभी पढ़ा या फिर 10th या फिर 8th क्लास के कॉन्सेप्ट से आपको क्या मालूम चला कि ये जो करंट है इसको ऊपर नीचे करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो सकता है, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर लो तो वो जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जा रहा था, या फिर जो भी आप लोग 8th 10th में पढ़े हैं। इसका मतलब है सिर्फ इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए करंट कितने लेंथ के ऊपर से निकल रहा है उसको आपको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन लोगों को याद होगा, गॉस थ्योरम में आपको पढ़ाया गया था कि एरिया 2 क्लास से जानते हैं मैथ्स में कि एरिया स्केलर है, बट जहां गॉस थ्योरम लगता है वहां पर एरिया को वेक्टर कंसीडर किया जाता है। उसी तरह से करंट तो स्केलर ही होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में करंट कितने लेंथ के ऊपर से होते हुए जा रहा है, आईडीएल, इसको आपको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना थ्रू आउट इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो बात अभी भी वही चल रही है। आखिर बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? तो बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है, इसको देखना है, इस ए से बी को, ये क्या है, इस पूरे करंट कैरिंग एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है डीएल, और पूरे में से करंट आई जा रहा था तो इसमें से भी आई जाएगा, तो पूरे के वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये तो नहीं, बट सिर्फ इस करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग ट्राई करेंगे पता लगाने का। तो पूरे के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा बी, तो इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा डीबी। ठीक है, अब हमें गेस करना है, क्योंकि ये सबसे एलिमेंटल लॉ है, इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको हम लोगों को गेस करना होगा कि इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे तो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, बट अपना कॉमन सेंस लगा करके भी आप लोग बोल सकते थे कि जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट इस स्मॉल एलिमेंट से पास करेगा, आर पॉइंट पर, आर नहीं पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है 8th क्लास से हम लोग जानते हैं, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, मतलब रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। अब इतना सा अगर करंट एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या फिर बड़ा सा तार है उसमें से करंट जा रहा है उसके वजह से उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा, जितना लेंथ ज्यादा उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है। इसका मतलब है ये जो डीबी है वो इस डीएल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोग तो इसको जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, चाहे स्कूल में भी पढ़ते थे, इसको ऐसे साथ में लिख देते थे। सीधा सा बात है, आईडीएल, करंट कितने लेंथ के ऊपर से कंडक्टर के ऊपर से जा रहा है उस पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लेंथ से करंट जा रहा है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों के ऊपर अब तीसरा चीज दिख रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये खास जगह पर रखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो जगह पर रखा हुआ मतलब इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब थ्रू आउट ये डेटा एक्सपेरिमेंटली है, इसको भी एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया कि तार अगर सीधा है, सीधा तार के ऊपर अगर मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। सीधा तार के 90 डिग्री पर रखने पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है, बाय एक्सपेरिमेंट है। इससे मालूम चलता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है थीटा पर तो डिपेंड कर ही रहा था, एक्चुअली में ये साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूरी के ऊपर बात करें तो दूरी वाला तो हम लोग समझ ही रहे, जितना दूरी बनाओगे करंट कैरिंग एलिमेंट से, जितना दूरी बनाओगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के होगा, बट देख ही रहो ग्रेविटेशन में भी आर स्क्वायर था, कूलम्बिक फोर्स में भी आर स्क्वायर था, यहां पर भी बाय एक्सपेरिमेंट बोल लो, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन बोल लो, जो बोलना है यहां पर भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन सब को जोड़ करके अगर साथ में लिख दिया जाए तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से एक पॉइंट पर कितना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये पता लगा सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, दो चीज आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे जो लोग अच्छे में पढ़ने पर, क्या, एक कि पूरे तार का ये इतना से एलिमेंट का करंट थोड़ी निकालते हो ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में, किसी भी चैप्टर में इतना इतना, ये सब तो वैसे प्रूफ करने का तरीका है। ये फॉर्मूला डीवी पर है, बट आपको पूरा बी निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको और हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। वो शेप ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो जब आएगा तब देखेंगे।
बट इतना याद रखना कि बायोट-सैवर्ट लॉ लगा करके तुम एक बार में एक शेप का मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नहीं बता सकते। एकदम स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से निकलेगा, फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेने के बाद ही बी निकलने वाला है। तो ये दिमाग में रखना। क्या मतलब सीधा बायोट-सैवर्ट लॉ से आप सीधा मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर कितना होगा नहीं बता सकते, पहला चीज। दूसरा चीज जो कि आपके दिमाग में जा रहा होगा कि ये कहां पर रखा हुआ है, मतलब ये दोनों के बीच में एयर है, वैक्यूम है, पानी है, माइका है, या फिर मतलब बेसिक बात है कि मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर था, वहां पे प्रोपोर्शनल हटता था, कैपिटल G आता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी कूलम्बिक फोर्स पढ़े हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r स्क्वायर, यहां पर हटाए तो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है ना, वो भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से यहां पर भी जो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसमें सिर्फ ये जो म्यू नॉट है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे जाएंगे। कुछ लोग इसी में मेरे पास ही पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस, जब आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे तो याद होगा ज्यादातर क्वेश्चन जो मेंस एडवांस नीट में पूछा गया है वो एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इस पर डिपेंड करेगा। बट अभी हम लोग डायमेंशन पर नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमें चैप्टर तो अभी शुरू ही कर रहे हैं। बट फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस dB इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसमें सिर्फ म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू पूरे म्यू नॉट, जैसे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कूलम्बिक फोर्स में याद किया 9 × 10 की पावर 9, इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई का याद करना है, ये 10 की पावर -7 है। और यूनिट कितना होगा तो बी का भी आपको बताया टेस्ला, ये आर स्क्वायर उधर चला गया तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, करंट वाला फिर नीचे आ गया तो एम्पियर पे पावर -1, और ये डीएल लेंथ है ये नीचे आ गया तो मीटर पे पावर -1। और बचपन से पढ़ रहे हैं कि साइन थीटा इज डायमेंशन लेस, तो इसका कुछ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर और एक मीटर मैनेज हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। ये पूरा मिला करके बनता है, मतलब एक साथ लिख दे तो कितना हो जाएगा, dB बराबर 10 की पावर -7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ वैक्यूम में इस तरीके से हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ लगा सकते हैं। और सीधा हिसाब किताब है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ dB निकलेगा। dB से B निकालने के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन जो है वो कंडक्टर के शेप और किस पॉइंट पर निकाल रहे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशन का है F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जैसे कूलम्बिक फोर्स का F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वैसे बायोट-सैवर्ट लॉ dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसमें अक्सर फिर से बच्चे पूछते हैं कि अलग अलग मीडियम में क्या होगा, तो दो तरह का आंसर है। एक कि 99% क्वेश्चन जो आपको मैग्नेटिक्स का पढ़ना है उसमें मीडियम एयर वैक्यूम ही रहता है, बट जो 1% अलग होगा, तो जैसे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े थे, इधर भी पढ़ाऊंगा बट वो बाद में। अभी फिलहाल एयर वैक्यूम पर ही याद करेंगे, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एकदम साफ साफ इसको लिख करके रखना, एक बार में B नहीं निकल पाएगा, dB ही पहले निकालना पड़ेगा। अब बच्चों सबसे मुश्किल, जो लोग क्लास में अच्छे हैं पढ़ने में उन लोगों को मालूम होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे टेढ़ा चैप्टर इसीलिए माना जाता है फिजिक्स का, क्योंकि जब आपको सब तरीके से लगेगा कि सीख गए फॉर्मूला सीख गए, अब न्यूमेरिकल बनाएंगे, तभी आपको अटैक लगेगा, आपको तभी मालूम चलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। ये पिछले आधे घंटे के लेक्चर से जो फॉर्मूला पढ़े हो उससे एक भी न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर उस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखो, मैंने ही बताया था कि कूलम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म कोई काम में नहीं आता है, क्योंकि वो हम लोग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा ही लेते हैं। चार्ज में तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएगा।
तो कूलम्बिक फोर्स का न्यूमेरिकल को जब हम लोग लिखते थे तब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट यहां तकलीफ हो जाएगा, यहां पर अगर आपको वेक्टर फॉर्म क्लियर नहीं है तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपसे डायरेक्शन नहीं निकला तो उसके लिए सबसे पहले आपको बायोट-सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बायोट-सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला को जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले ये जो आर दूरी था, आर दूरी को शो करने वाला एक यूनिट वेक्टर लेंगे आर कैप। आर दूरी को शो करने वाला एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे आर कैप। यूनिट वेक्टर अब जिन्होंने, अब मैं क्या बताऊं, वेक्टर ही नहीं पढ़ो तो ट्यूशन टीचर क्या पढ़ाएगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और वो मेरा डायरेक्शन शो कर देता है। अब मेरे को आर के तरफ का डायरेक्शन शो करना है तो एक आर कैप नाम का, आर के ऊपर कैप नाम का एक यूनिट वेक्टर ले लिया और इसी बायोट-सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। इसको हमने लिख लिया आइडियल क्रॉस आर कैप, आइडियल क्रॉस आर कैप। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ए क्रॉस बी आप लोग में से जो लोग भी जानते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी। तो यूनिट वेक्टर का मॉड तो 1 ही हो गया। मॉड ए मॉड बी इनटू साइन थीटा होता है, तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ही आ गया। ऐसे लिखने से हमारा कोई ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड गड़बड़ हो गया, बट ऐसा लिखने से हमारा डायरेक्शन फाइंड आउट करने में आसान हो गया। थ्रू आउट हम लोग बी का डायरेक्शन ए आइडियल को मानेंगे, बी आर कैप को मानेंगे और ए क्रॉस बी करके डायरेक्शन पता लगाने का ट्राई करेंगे। ए क्रॉस बी 9th में 10th में 11th में 12th में आपने पढ़ा है वेक्टर में। ए क्रॉस बी करते हैं तो एक वेक्टर आता है और उस वेक्टर का डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है और वहां पर हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। 10th क्लास में थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ा दिया गया है। हम लोग सोचते हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक का फॉर्मूला है। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कोई मैग्नेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम लोग कभी भी ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो तो जो वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर काम पड़ता है। आज कुछ ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो कर जाएगा। सिर्फ इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम बनाया हुआ था, केवल इस डायग्राम में डीबी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो देखो आइडियल ऐसे ऊपर की तरफ है। अब ये अगर आपको ऑनलाइन में नहीं समझ में आया तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास खुलने में देरी है अभी। जरा सा गड़बड़ होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आइडियल ऊपर की तरफ है, आर क्रॉस इस तरफ है। हाथ निकालो, दाहिना हाथ निकालना है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाना है। दाहिना हाथ, बाएं हाथ से नहीं होगा। दाहिना हाथ निकालो, आइडियल से आर की तरफ पहुंच के दिखाओ। आइडियल इधर है, आर इधर है, कैसे पहुंचोगे? देखो ऐसे आइडियल है और आर इधर है। ए क्रॉस बी, ये ए है ये बी है। ए क्रॉस बी, ऐसे हाथ स्वर्लिंग होगा। आइडियल क्रॉस आर, ऐसे हाथ स्वर्लिंग होगा, ऐसे हाथ स्वर्लिंग होगा। ऐसे हाथ स्वर्लिंग करने के समय अंगूठा किस तरफ से होगा? अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ। आइडियल क्रॉस आर, अंगूठा अंदर की तरफ। आइडियल क्रॉस आर से अंगूठा अंदर की तरफ और अंगूठा वाला डीबी है तो डीबी का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। इस डायग्राम में डीबी का डायरेक्शन अंदर के तरफ परपेंडिकुलर हो रहा है। जब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा तब इसका काम पड़ेगा। न्यूमेरिकल छोड़ो, जब प्रूफिंग स्टार्ट होगा तो भी काम पड़ेगा। तो आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। ये डीबी है। अब हमारा काम अगले क्लास में होगा, अलग अलग शेप आएगा। शेप आएगा तो डीबी पहले निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करके बी निकाल लेंगे और मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए उस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना सीख लेंगे। डायरेक्शन और फॉर्मूला दोनों मालूम रहे तो क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो को फटाफट लाइक करो। जबरदस्त चैप्टर है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। आउटस्टैंडिंग चैप्टर है, इस चैप्टर में मजा लोगे तभी जाकर के आपको चैप्टर समझ में आएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। थैंक यू।